नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 5.2 के अगले सवाल। पिछली वीडियो में हमने 10 सवाल कर लिए थे। इस वीडियो में हम आगे के बाकी सवालों को करने जा रहे हैं। तो अलर्ट हो जाइए, एक्टिव हो जाइए और अपने माथा मीन्स मैथ लगाने के लिए माथा को तैयार कर लीजिए। ओके, सो हमारा 11वां प्रश्न है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है बच्चों, ये आपको सीरीज दी गई है। ठीक है, ये 3, 15, 27, 39 ऐसे ये आपको सीरीज दी गई है। इसका कौन सा पद जो है 54वें पद से, कौन से पद से 54वें पद से मीन्स A54 से कितना 132, कितना बच्चों 132 अधिक है किससे 54वें पद से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या बोला गया है इसका कौन सा पद। ठीक है, पद तो हमें नहीं पता तो हम लिखेंगे AN। कौन सा पद 54वें पद से, मतलब ये अधिक है किससे 54वें पद से। ठीक है, कौन से पद से A54। ठीक है, 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। कौन अधिक है ये वाला। ठीक है, कितना 132, तो हम इसको 132 अधिक कर देते हैं। तो ठीक है बच्चों, क्या कहा गया है यहाँ पर कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये पद जो है 132 अधिक है, इसलिए हमने क्या किया 54वें पद में हमने क्या किया 132 को जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी अधिक है तो आप क्या करेंगे दूसरे वाले को उतना अधिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम AN का फॉर्मूला पुट करते हैं। सो AN का फॉर्मूला करेंगे, सो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। और A54 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो A प्लस 53D प्लस 132। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप रख देंगे। अब A यहाँ पर कितना है तो हम पहले यहाँ पर क्या करें A और D के मान लिख लें। सो A कितना है आपका 3 है और D जो है कि A2 माइनस A1, सो 15 माइनस 3 ये कितना होगा 12। सो A कितना है आपका 3 प्लस N आपको फाइंड करना है -1 इंटू D कितना है 12। अब A कितना है आपका यहाँ पर फिर से 3, सो A की जगह पर पुट कर देंगे 3 प्लस 53 और D 12 प्लस 132। ओके बच्चों, तो ये हमने सारे क्या किए समीकरण में फॉर्मूले में हमने A और D के मान रख लिए हैं। अब क्या करेंगे 3 प्लस N-1 इंटू D, पहले हम क्या करें इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 इंटू 12, सो 12 × 36 और 12 × 5 = 60, 3 × 63 636। ठीक है, और प्लस 132, तो 636 प्लस 3 639 और उसमें भी जोड़ा कितना 132, तो 6 × 3 = 9 और 2 = 11, 3 × 6 = 7 और 7 771। ठीक है, सो 3 प्लस N-1 इंटू 12। इस तरफ आपको अभी कुछ नहीं करना है, आप पहले इस तरफ की पूरी वैल्यू निकाल लें तो 771। फिर जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले A वाली वैल्यू का पक्षांतर करना है। तो आप A वाली वैल्यू को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस है तो उस तरफ जाकर माइनस होगा। सो N-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 - 3। सो N-1 मल्टीप्लाई बाय 2, 771 से 3 माइनस होगा तो 768। ओके बच्चों, अब 768 आ गया। फिर हमने आपको क्या कहा था, जब A का पक्षांतर A वाली वैल्यू का पक्षांतर कर लेंगे उसके बाद आपको D वाली वैल्यू का पक्षांतर करना है। सो 12 उस तरफ जाएगा तो 12 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा N-1 एंड 768 को डिवाइड करेगा 12। अब 12 से 768 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको कितना मिलेगा 12 × 6 = 72। ठीक है, 4 बचेगा, 12 × 4 = 48।
ठीक है। अब इस तरफ आपने देखा n-1 जो है किसके इक्वल है, 64 के इक्वल है। -1 को आप उस तरफ लेकर जाएं तो उस तरफ जाकर क्या होगा, 64 से प्लस हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 65। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि 65वां पद, कौन सा, 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ओके बच्चों, तो लिख देंगे हम यहां पर, अतः 65वां पद 54वें पद से अधिक है, ऐसा लिख सकते हैं आप, पद से अधिक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका सवाल यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो बहुत सिंपल से देंगे, जो हमने पहले समीकरण बनाए थे वही वाला लॉजिक यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया था क्या, कौन सा पद 54वें पद से अधिक है, तो ये पद 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब 54वां पद जो है कम है, इसलिए हमने 54वें पद में 132 जोड़े थे और इस तरह से आपका ये समीकरण बना था। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 12वां प्रश्न क्या कहता है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। ठीक है बच्चों, क्या दो समांतर श्रेणियां, उनका सारवंतर कैसा है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, कौन से पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर 100 है, कितना है, 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, कौन से, कितने पद का, 1000वें पद का। अब इन्होंने दो समांतर श्रेणियां बोली हैं, ये तो वो तो हमारे पास है नहीं, कौन सी दो, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को पहले मान लेंगे। ठीक है, तो आइए कैसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे यहां पर, माना कि दो समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणियां ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इस तरह से आप इसको ए एन लिख सकते हैं, लास्ट में ए एन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरी लिखें तो बी प्लस डी, बी प्लस 2d, और ये लास्ट तक आपका बी एन मान लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, तो ये दो समांतर श्रेणियां हो गई। अब दो समांतर श्रेणियों का अंतर बोल रहे हैं, तो पहली समांतर श्रेणी को क्या लिखी जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर दूसरे के लिए आप लिखेंगे b प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इनका अंतर कितना है, 100 है। अब कौन से पदों का, 100वें पदों का, तो हम यहाँ लिख दें a प्लस 100 माइनस 1। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है आपको, n 100वें पदों का अंतर बोला गया है, तो 100वें पद, तो 100 माइनस 1 इंटू डी, इसको आप ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दें क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट पहले से लगा हुआ है। ठीक है, सो पहले आप b प्लस, पहले आप क्या करेंगे, n की प्लेस पर 100 लिख लेंगे, माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100। ठीक है बच्चों, सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 1 99d, और इसी तरह से इधर होगा b प्लस 100 माइनस 1 99d। ओके, अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन, a प्लस 99d, और ये माइनस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस b माइनस 99d इज इक्वल टू 100। ओके बच्चों, तो आप यहाँ देखेंगे 99d माइनस 99d क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो आपके सामने बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 100। ओके, इसे आप पहला समीकरण बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या किया हमने, इन्होंने बोला था 100वें पदों का अंतर, तो पहले हमने 100वें पदों का, दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर निकाला, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 100। इस तरह से आपके सामने एक समीकरण बन रहा है।
अब उन्होंने बोला कि 1000वें पदों का अंतर क्या है, ठीक है, तो 1000वें पद का अंतर निकालते हैं। तो 1000वें पद, जिस प्रकार से 100वें पद के अंतर की बात हो रही थी उसी प्रकार से 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे। तो पहली जो लिखी गई थी a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है, और माइनस b प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस n, यहाँ बात हो रही 1000वें पद की, ठीक है, तो 1000 माइनस 1 गुणा d प्लस b प्लस फिर n की जगह पर आप लिखेंगे 1000 माइनस 1 d। अब उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a प्लस 100 माइनस 1 हो गया 99d, ठीक है, माइनस अभी बड़े वाले ब्रैकेट लगे रहेंगे b प्लस 1000 माइनस 1 999 सॉरी, यहाँ पर क्या होगा 999d। फिर बड़े वाले ब्रैकेट भी ओपन करते हैं तो क्या होंगे, साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो a प्लस 999d और माइनस b प्लस प्लस माइनस 999d। सो 999d माइनस 999d क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आपके सामने क्या बचा, a माइनस बी। अब हमने देखा था, अभी जो सवाल किया था 100वें पदों का अंतर a माइनस बी इज इक्वल टू 100 आ रहा था, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। इसको हमने समीकरण 1 बोला है, तो हम यहाँ a माइनस बी इज इक्वल टू 100 लिख देंगे, है ना। कारण क्या लिख देंगे यहाँ, समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से 1000वें पदों का अंतर कितना होगा यहाँ पर, वो भी 100 होगा, ठीक है। तो लिख देंगे अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर, ठीक है, 1000वें पदों का अंतर 100 है। ओके बच्चों, ठीक, ओके, आपको ये अब समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पहले क्या किया गया है, 100वें पदों का अंतर बताया गया है, जिससे a माइनस बी समीकरण a माइनस बी बराबर 100 एक समीकरण बना, उस समीकरण के आधार पर 1000वें पदों का अंतर भी 100 हो गया, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं हमारा अगला 13वां प्रश्न क्या कहता है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। कितने अंकों वाली, 3 अंकों वाली। अब 3 अंकों की बात करें तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों, 100, ठीक है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है, ठीक है। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, ठीक है। तो मतलब यहाँ की रामायण जो भी होगी, ठीक है, वो बात होगी रामायण किसके बीच, 100 से 999 के बीच। तो अब यहाँ की कथा में क्या चलेगा, ये देखना है हमें कि इससे लेकर इसके बीच ऐसे कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं। तो क्या 100 हो गया 7 से विभाजित, नहीं होगा। 101 वो भी नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103, 104 और 105। तो 3 अंकों की बात हो रही है, तो 3 अंकों में सबसे पहले 7 से विभाजित जो होता है 105 होता है। 7 एकम 7 बचेंगे 3, 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 135, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले एक सीरीज बनाना पड़ेगी, ठीक है। आपको क्या करना होगा, एक समांतर श्रेणी बनाना पड़ेगी। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 अंकों की संख्याएं लिखनी है जो कि 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहली संख्या जो आती है
5 आती है। 105 में 7 जोड़ें, क्योंकि 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं जैसे 7 दूनी 14, 7 के 21, तो 7 के मल्टीपल में ही होने चाहिए, ठीक है, तो 7 के गुणज होने चाहिए वो। तो 105, 105 के बाद 112, 112 के बाद 119, 119 के बाद 126, और इस तरह से हमारी यहाँ पर सीरीज चलती जाएगी। और इधर देखना है, अब जिस प्रकार से हमने 100 की तरफ से शुरू किया था, उसी प्रकार से आपको इस तरफ से देखना होगा कि वो अंतिम संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित होती है। सबसे पहले तो यही देख लिया जाए कि 999 ही 7 से विभाजित है या नहीं। तो 7 से विभाजित होने के लिए 999, तो 999 में 7 से भाग देकर देखें तो 7 एकम 7, बचा 2, 29, 7 चौके 28, बचा 1, हो गया 19। 7 के पहाड़े में 19 नहीं आता है, 19 नहीं आता है, मान लो यहाँ 8 हो गया है तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो 18 भी नहीं आता है, ठीक है। अब 8 नहीं आ रहा है तो मान लीजिए 7 हो गया, तो यहाँ 7 भी नहीं आएगा। 7 की जगह 6 कर दें तो 6 16 बच रहा है, 5 कर दें तो 5 15 बच रहा है, 4 कर दें तो कितना बच रहा है 14, 7 दूनी 14, तो 994। इस प्रकार से आप पता कर लेंगे, ठीक है। हमने शेषफल के आधार पर हमने अंदाजा लगा लिया कि शेषफल में पहले कितना बच रहा था, 9 बच रहा था, मतलब आखिरी में 19, तो 19 बच रहा था, तो 7 से 19 से विभाजित होता नहीं। एक कम किया 18, वो भी नहीं जाएगा, फिर एक कम किया 17, तो भी नहीं जाता है, फिर एक और कम किया 16, वो भी नहीं जाएगा, फिर 15 भी नहीं आता, और आखिर में 14, तो 7 दूनी 14, मतलब यहाँ पर आखिरी संख्या जो होगी 4 होगी। इसका मतलब 994 जो संख्या है वो एक आखिरी संख्या है जो 7 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो इस तरह से अंतिम संख्या कौन सी हुई, 994, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको और आगे आने वाले सवालों में भी यही इस तरह से भाज्य संख्याएं, विभाजित होने वाली संख्याओं की जांच करनी है, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। अब बचा क्या, अब तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसके कुल पदों की संख्या बतानी है। मतलब आपको क्या निकालना है, n नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, पदों की संख्या बतानी है। तो पदों की संख्या बताने के लिए सबसे पहले लिखेंगे a 105, d तो कितना है 7, सभी पदों का अंतर कितना है 7 है, क्योंकि 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, ठीक है। और an कितना है, अंतिम पद 994, आपको निकालना है n कि ये कुल कितने पद हैं। फिर क्या करना है, अब वही आपका an वाला फॉर्मूला, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके आगे की कहानी तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ की कंडीशन समझा दी कि ये सीरीज कैसे निकालनी है, ठीक है। या आगे आने वाले सवालों में भी आपसे कुछ इस प्रकार की बातें पूछी गई हैं, और उनमें भी आपको उनके गुणजों के आधार पर उनकी सीरीज बनानी है, ठीक है। और अब जब वो बना लिए, पदों की संख्या निकालना तो फिर कोई मुश्किल काम है ही नहीं, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो आइए इसके पदों की संख्या निकालते हैं। तो an कितना है 994, तो 994 लिखा इज इक्वल टू a 105 प्लस n जो कि आपको मालूम करना है -17। ओके बच्चों, इस तरह से आपको सभी की वैल्यूज पुट करनी है, मान रखने हैं। अब मान रखने के बाद फिर वही सवाल कि सबसे पहले किसको पक्षांतर करें, तो सबसे पहले हमेशा a वाले मान का पक्षांतर करना है। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू, अब आपके सामने बचा n-1 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई 7। 994 में से 105 माइनस करते हैं तो 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, यहाँ से लिया 14 हुआ, 14 माइनस 5 9, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 8, 889। ओके बच्चों, तो यहाँ 889 n-1 ब्रैकेट में इंटू 7। अब उसके बाद d का पक्षांतर, तो 889 भागित 7 बराबर n-1। 7 से इसको भाग दिया जाए तो 7 एकम 7 बचेगा 1, 7 दूनी 14 बचेंगे 4, 7 सतैये 49। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर n-1, ठीक है। हमने क्या किया, 7 से 889 को भाग दिया, तो 7 से 889 में पहले 8 को भाग दिया, 7 एकम 7, 8 है, 7 आया, 1 बचा, 18 हो गया।
फिर 18 को दिया, 7 दूनी 14, 18 है, 4 बचेगा, आगे 49 हो जाएगा, 7 7 49। -1 का इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो 147 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 148। ठीक है, तो इस तरह से हमें मालूम चलता है कि 3 अंकों की 7 से भाग जाने वाली संख्याएं कितनी है? 148 संख्याएं हैं। कितनी बच्चों? 148, 148। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः इधर आप नीचे, आपने आंसर के नीचे की तरफ लिखेंगे अपने स्टेटमेंट को। आंसर कैसे लिखेंगे? अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं। ठीक है, 7 से विभाजित, ठीक है, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं 148 हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सिर्फ एक नया लॉजिक जो है वो सिर्फ क्या है? ये सीरीज मालूम करना, और ये सीरीज मालूम कर ली तो बाकी इधर की कहानी तो पूरी वही है, कोई नई कहानी नहीं है ना। यहाँ वो पूरी पुरानी वाली रामायण ही चलनी है। ठीक है बच्चों, ओके, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब देखिए, यहाँ भी वही बात आ गई। यहाँ क्या बोला गया है? 10 से 250। अब पिछले सवाल में क्या था? 3 अंकों की संख्याएं। यहाँ बात हो रही है 10 से लेकर 250। ठीक है, और किसके गुणज? 4 के। कितने गुणज हैं? किसके गुणज? 4 के। तो 10 से बोल रहे हैं, तो भाई 10 के लिए 10, अब 10 तो 4 का गुणज है नहीं, 11 तो होगा भी नहीं, तो सबसे पहले क्या गुणज में क्या आता है? 12। ठीक है, तो सबसे पहले 12 के बाद अगला गुणज होगा 16 के बाद अगला गुणज होगा 20, अगला गुणज होगा 24, और बात कब तक की हो रही? 250 की। तो क्या 250 4 का गुणज है? तो 4 का गुणज 250 नहीं है, उसकी जांच आप कर सकते हैं अंतिम 2 अंकों को लेकर। ठीक है, जो कि 4 से विभाजित नहीं है। जब ये 250 में नहीं है, ठीक है, या उसको, इसकी जांच भी हम उसी तरीके से कैसे कर सकते हैं? अरे अभी 250 को भाग देंगे 4 से, तो 4 6 24। ठीक है, बचेगा 1 0, 4 दूनी 8। ठीक है, तो बचा 2, तो मतलब 2 एक्स्ट्रा है, 2 शेषफल बच रहा है, तो 250 में से 2 कम कर दिए जाएं तो बचा 248। तो ये 248 जो है अंतिम वो गुणज है जो 4 से विभाजित होता है, या 4 का गुणज है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ अंतिम पद के रूप में 248 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या किया जाए? वही तरीका जो भी पिछले सवाल में किया था कि A 12, D, तो सभी पदों का अंतर 4 है क्योंकि 4 के गुणज बोले गए हैं। AN अंतिम पद कितना है? 248 है। अब आपको बताना है N कितना होगा। तो अब आप ये सवाल सेम टू सेम पूरे पिछले सवाल की तरह, हमारे 13वें प्रश्न की तरह बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़े, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम, उसमें 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं पूछी थी, यहाँ 4 के गुणज की बात हुई थी। बात वही है, गुणज कहे जाए या विभाजित होने वाली संख्याएं कही जाएं। ओके, तो आई होप अब आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़, तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अपना अगला 15वां प्रश्न। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10 और 17 के n वे पद बराबर होंगे? मतलब आप यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको क्या बताना है कि वो कौन सा पद है जहाँ पर दोनों श्रेणियाँ, जो आपकी 2 श्रेणियाँ दी हैं, दोनों श्रेणियों का वो पद क्या है? बराबर होगा। उस पद का मान जो है, दो स्थान जो है, उस स्थान का मान जो है बराबर होगा, वो स्थान आपको बताना है। ठीक है, तो
अब पहली सीरीज जो दी है वो क्या दी है, 63, 65, 67। दूसरी सीरीज क्या दी है, 3, 10, 17। तो यहां पर इस श्रेणी के लिए A 63, D 65 माइनस 63 तो हो गए 2, ठीक है। और यहाँ पर A क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर D क्या होगा, 10 माइनस 3 7, ठीक है। ये दोनों कैसी हैं, इन दोनों के एक ऐसे पद है जो दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका an का फॉर्मूला पुट करेंगे। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला पुट किया जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a क्या है आपका 63 है, प्लस n जो कि मालूम करना है माइनस 1, और यहाँ पर d आ रहा है 2। यहाँ पर a कितना है 3 है, प्लस n मालूम करना है माइनस 1, और d कितना है बच्चों 7। ऐसे आपको मान रख लेने हैं। मान रखने के बाद क्या करें, आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दें। तो ब्रैकेट जब सॉल्व होगा 63, 2 का ब्रैकेट में इंटू होगा तो 2n माइनस 2 आपको मिलेगा। ऐसे इधर ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। सो 3 प्लस 7 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का पहले n में हुआ 7n, और माइनस 1 में तो माइनस 7। फिर क्या कर लें, चर एक तरफ कर दें, अचरों को एक तरफ कर दें, या आप यहाँ कर लें कि पहले इनको ही सॉल्व कर लें आपस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n और 63 माइनस 2 तो 61। यहाँ पर 7n 3 माइनस 7 सो माइनस 4 आपको मिलेगा। अब आप क्या करें, n एक तरफ कर दें, मतलब चर संख्या एक तरफ कर दें और अचर संख्या को दूसरी तरफ कर लें। तो 2n अपनी जगह पर है, 7n इस तरफ आएगा तो माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 अपनी जगह पर है, 61 उस तरफ जाएगा तो माइनस 61। 2n माइनस 7n माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस 5 उस तरफ जाएगा। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात और बताई थी, फिर से बता देता हूं, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते ही हैं। भाई ये 5 जो है n के मल्टीप्लाई में है और 5 माइनस में है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं साइन कौन सा चेंज करें, तो गलती क्या कर देते हैं कि इस माइनस का समझकर उसको प्लस में ले जाते हैं, या मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले गए लेकिन उसको वहां पर भी प्लस बना दिया। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला साइन चेंज होकर वो डिवाइड में जाएगा, लेकिन अपने माइनस के साथ ही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां कैसे लिखाएगा, n इज इक्वल टू माइनस 65 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल होगा, या आप यहां भी माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 65 को डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो इस सवाल में ये जो दो सीरीज, दो समांतर श्रेणियां दी हैं, दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद क्या है, समान है। मतलब 13वें पद की जो भी संख्या होगी दोनों श्रेणियों में समान होगी, ठीक है। तो आप यहाँ कंक्लूजन लिख देंगे, अतः दोनों समांतर श्रेणियों में, दोनों समांतर श्रेणियों में, ठीक है, दोनों समांतर श्रेणियों में 13वां पद, कौन सा पद, 13वां पद समान है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये अपनी 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 समझ का खेल है कि कौन सा कठिन है, कौन सा सरल है, ठीक है। इंसान हर एक चीज़ को चाहे तो बहुत आसान बना सकता है, और आप उसमें पीछे कहीं पर भी नहीं रहेंगे, ठीक है। आप भी अपनी हर मुश्किल को आसान बनाकर ही छोड़ेंगे, ठीक है। आइए अपनी अगली मुश्किल को आसान बनाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, वह एपी ज्ञात कीजिए।
क्या? वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है बच्चों, क्या बोला गया है? पहले तो तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद लिख लेते हैं, तो यहाँ हल लिखेंगे, और क्या बोला? सबसे पहले तो तीसरा पद मतलब A3, ठीक है, और वो कितना है? 16 है। ओके, तो A3 का होगा, आप क्या लिखोगे? A + 2D = 16, आप ऐसे लिख लेंगे। अब सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन अधिक है? सातवां पद, ठीक है। तो इनको चाहे तो भाई यहाँ दो अलग स्थितियां दी गई हैं, आप इनको प्रथम स्थिति बोल सकते हैं, ठीक है, ये प्रथम स्थिति में आपने लिख ही लिया है। अब द्वितीय स्थिति में क्या कह रहे हैं वो? कि द्वितीय स्थिति में क्या कहा गया है? सातवां पद A7 जो है पांचवें पद से A5 से 12 अधिक है। कौन अधिक है? सातवां पद अधिक है, क्योंकि अब मैंने आपको क्या कहा था? जिसका नाम पहले आया वो ऑलरेडी उतना है, बाद वाले से आप क्या करेंगे? बाद वाले में उतने और बढ़ा देंगे। कम है तो बढ़ाना है, ज़्यादा है तो कम करना है, ठीक है। जो करना है बाद वाले के साथ ही करना है, ताकि क्या होगा? वो पहले वाले के बराबर हो जाए। तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो A5 इधर ले आए जाए, तो A7 - A5 = 12। A7 का फॉर्मूला लगेगा तो A + 60 ब्रैकेट में रख दें, माइनस A5 का फॉर्मूला लगेगा तो A + 4D = 12। माइनस को ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं, सो A + 6D - A - 4D = 12। अब यहाँ पर आप देखें A - A क्या हो गया? कैंसिल। 6D - 4D तो ये हो गया 2D = 12। 2 उस तरफ ले जाया गया, सो D = 12/2, ठीक है। सो D = 6, ठीक है। क्या है? D = क्या आ गया? 6 आ गया। अब आपके सामने क्या दिया था? आपको तीसरा पद दिया था। तीसरे पद दिया है, तीसरे पद में A3 का फॉर्मूला जो है, उस A3 के फॉर्मूले में हम क्या करें? इस D की वैल्यू को पुट कर दें, है ना, D के मान को रख दें। तो हम लिख देंगे, इसको आप समीकरण 1 बोल लें, ठीक है। तो D का मान क्या बच्चों? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D क्या है यहाँ पर? 6 है। अब समीकरण 1 क्या है आपका? A + 2D = 16। सो D = 6, सो A + 2 और D की वैल्यू 6, D की वैल्यू 6 = 16। सो A + 6 × 2 तो हो जाएगा 12 = 16। 12 उस तरफ जाएगा, सो A = 16 - 12, सो A = 4, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? A की वैल्यू भी आ गई है, D की वैल्यू भी आ गई है। अब आपको क्या पता करना है? AP ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। क्या करना है? AP। तो पहला पद तो 4 हो गया, दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद पता कर लें। तो A2 का फॉर्मूला लगाएं, सो A + D। A कितना है? 4, D कितना है? 6, तो हो गया 10। A3 तो दिया ही है, A4 और निकाल लें, सो A + 3D, सो A4 + 3 और D कितना बच्चों? 6, तो 4 + 18 तो होगा 22। तो इस तरह से हमारी AP क्या है? क्या बच्चों? हमारी यहाँ पर AP, अतः AP
तो AP का पहला पद है 4, ठीक है, दूसरा पद है 10, ठीक है, क्या करेंगे, AP का पहला पद है 4, दूसरा पद है 10, तीसरा है 16, चौथा है 22। तो इस प्रकार से आप इस सवाल की AP आपको मिल जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक, हमने क्या किया, पहले आपको तीसरा पद दिया था, A3 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, उसको समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर आपको 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक था, तो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक था, इसलिए 5वें पद को 12 अधिक कर दिया। तो इसको इस तरह पक्षांतर किया तो दोनों का अंतर 12 होता है, और उसके हिसाब से हमने इनको हल किया तो D आपका 6 और D का मान रख के आपने ये निकाल लिया, और ये से आपने उसके आगे की AP बना ली। ओके बच्चों, क्लियर? सो ओके, आइए चलते हैं अपने अगले सवाल में। अब यहाँ 3, 8, 13 और 253 में भाई यहाँ पर आखिरी जो बोला गया है डैश डैश करने के बाद आखिरी पद जो बोला है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कहाँ से कह रहे हैं, अंतिम पद से, ठीक है, कहाँ से बोला गया है, अंतिम पद से बोला गया है 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम से मतलब पीछे की तरफ से, तो आइए हम AP लिख ले पहले। तो 3, 8, 13 डैश 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 और अंतिम पद जो है आपका 253 है। अच्छा, इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक सवाल को पहले आगे की तरफ से निकालेंगे, आगे की तरफ से निकालेंगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुल पद मालूम करने पड़ेंगे, कुल पद हैं कितने, ठीक है, और फिर उसके बाद कुल पद निकाल कर फिर आप पीछे से काउंट करेंगे कि कौन सा पद 20वां पद, पीछे से 20वां पद आगे से कौन सा बनता है। तो उसमें क्या होता है, आपका प्रोसीजर थोड़ा लंबा बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से क्या बोला है इन्होंने, तो दूसरे तरीके में क्या बोला, 20वां पद बताना है, वो भी कहाँ से, अंतिम पद से। तो हम अंतिम पद से ही निकालना शुरू करते हैं। तो अंतिम पद से निकालेंगे तो अंतिम पीछे की तरफ से A क्या होगा आपका 253, ठीक है, और D कितना होगा, तो D के लिए जब पीछे से हम देखिए, वैसे हम क्या करते हैं, D = A2 - A1, है ना, ये कब करते हैं, जब हम आगे से निकालते हैं। अब पीछे से निकालना है तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे A1 - A2, ठीक है बच्चों। जब सवाल उल्टे तरीके से किया जा रहा है तो D भी उल्टे तरीके से ही निकालें, ठीक है बच्चों। क्या किया, जब सीधे तरीके से आगे की ओर से D निकाला जाता है तो अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं, ठीक है। यहां लेकिन क्या होगा, आप सवाल पीछे की तरफ से हल करना चालू कर रहे हैं, इसलिए A2 - A1 ना करके A1 - A2 करें। अब A1 क्या है 3 माइनस A2 क्या है 8, तो आंसर क्या आएगा, D कितना आएगा -5, ठीक है। तो D = A1 - A2। तो A1 क्या है आपका 3 - 8 मतलब -5। ओके बच्चों, आपको क्या निकालना है, 820 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, पीछे की तरफ से 20, आपको 820 पता करना है, 820 क्या होगा, ठीक है, अंतिम पद से 20वां। ओके, तो इस तरह से आप A, D, N लिख लेंगे और A20 फाइंड करेंगे। सो A20 = A + 19D, ठीक है। A20 = A कितना है 253 प्लस 19 इंटू D कितना है -5, ठीक है। सो A20 = 253 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -19×5 ठीक है बच्चों, 95। 253 में से 95 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 गए 5, बचा 1। तो A20 मतलब 20वां पद जो आएगा वो कितना होगा
158। ओके बच्चों, तो इस तरह से इतने आसानी से आप यहाँ पीछे की तरफ से जब हल करना चालू करेंगे तो आपके थोड़े से ही उसमें आपका हल हो जाएगा। जबकि आप आगे से सवाल करते हैं तो आपको डबल, इससे दुगना सवाल करना रहेगा। इसलिए आप क्या करें, इस सवाल को पीछे की तरफ से चालू करें। ठीक है, तो क्योंकि अंतिम पद से ही 20वां पद पूछा गया है तो इसको अंतिम पद से ही हल करना चालू करें। ठीक है, ओके, क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपना अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल क्या कहता है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। कौन कौन से? चौथा A4, ठीक है, जैसा बोला है वैसा लिख लें। कौन से पद का? चौथे पद का और 8वें पद का योग जो है कितना है? 24 है। ठीक है, तो चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं आपको। क्या याद करने हैं? एपी के प्रथम 3 पद। तो चौथा और 8वें पद का योग 24 है। चौथे और 8वें पद का योग बना लें, पहले फॉर्मूला लगा लें। तो a + 3d प्लस a + 7d इज इक्वल टू 24। a और a हो जाएगा 2a, 3 + 7d 10d इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसको हल कर लें। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सो a + 5d इज इक्वल टू 12। ये हुआ आपका क्या? पहला समीकरण। ठीक उसी प्रकार से अगला समीकरण बनेगा 6वें और 10वें पदों का योग करके। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस कंडीशन समझ ली जाए। तो 6वां पद A6 प्लस 10वां पद A10 और उनका योग कितना? 44। सो A6 का फॉर्मूला a + 5d, a + 5d और A10 के लिए a + 9d इज इक्वल टू 44। ठीक है बच्चों, अब क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। सो a और a 2a प्लस 5d 9d 14d इज इक्वल टू 44। इसको भी सरल कर लिया जाए। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। सो a + 7d इज इक्वल टू 22। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने 2 समीकरण आपको मिल गए हैं। क्या हुआ? 2 समीकरण मिल गए हैं। अब 2 समीकरण मिल गए हैं तो फिर आपको याद आ गया होगा कि अब क्या करना है? विलोपन विधि लगाना है। आइए विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि का हम पहला सवाल लिखते हैं। a + 5d इज इक्वल टू 12। दूसरा समीकरण लिखें a + 7d इज इक्वल टू 22। ओके, तो a वाले गुणांक समान है तो सीधा क्या होगा? चिन्ह बदल दिए जाएंगे। प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है, माइनस है, ये भी प्लस है, माइनस। a माइनस a कैंसिल, 5d - 7d तो -7d बड़ा है इसलिए -2d। ठीक है बच्चों, और 12 - 22 तो -10। ठीक है, फिर -2 का पक्षांतर करते हैं तो d इज इक्वल टू -10 अपॉन -2। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, d इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आपका d आ गया। अब इस d के मान को किसी भी समीकरण में रख दें। ठीक है, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर ये लिख दिया जाएगा। ये लिखने के पश्चात क्या करना है बच्चों? समीकरण लिखेंगे a + 5d इज इक्वल टू 12। d कितना है? 5 है तो d की वैल्यू पुट करेंगे। 5 × 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो a
प्लस 25 इज इक्वल टू 12, 25 उस तरफ जाएगा, सो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा -13। ठीक है बच्चों, तो a का मान कितना होगा -13। तो इस प्रकार से हमारे d और a के मान आ गए हैं। ठीक है, अब d और a के मान आ गए तो इन्होंने क्या बोला, प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, प्रथम 3 पद। ठीक है, तो प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा, तो आपके पास a की वैल्यू है -13 और d की वैल्यू है 5। अब प्रथम 3 पद, तो पहला पद तो आपका a1 जो है आपका -13 है ही, a2 तो a प्लस d, तो a कितना है -13 प्लस d कितना है 5, सॉल्व करने पर -8। फिर तीसरा पद a3, सो a प्लस 2d, तो a कितना है बच्चों -13 है प्लस 2 और d कितना है 5, तो -13 प्लस 2 5 जा 10, सो इतना ये क्या होगा -3। तो इस तरह से आपके प्रथम 3 पद, पहला पद हो गया -13, दूसरा हो गया -8, तीसरा हो गया -13। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप अपने तीनों पद निकाल लेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कितने पर, 5,000 रुपए के। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि, कितनी, 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा, मतलब अंतिम पद क्या हो गया 7,000, प्रथम पद क्या हो गया 5,000। तो प्रथम कहां से शुरुआत की उन्होंने, 5,000 से शुरुआत की। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए, तो दूसरे वर्ष में उनके हो गए 5,200 रुपए वेतन। फिर अगले वर्ष में फिर 200 बढ़ गए, तो फिर 5,400 पर पहुंच गए, और इस तरह से चलते 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 उनका वेतन हो गया 7,000। अब आपको ये बताना है 7,000 रुपए जो हुए हैं वो कितने वर्षों में हुए हैं, मतलब पदों की संख्या बतानी पड़ेगी। 7,000 जो है कौन से स्थान पर पहुंचकर हुए हैं, कितने वर्षों में हुए हैं। तो n बताना है, n आप बता लेंगे, बहुत आसान तरीका है। a 5,000 हो गया, d जो कि आपको दिया ही है, कितने का अंतर, 200 का अंतर। an आपको यहां पर लिखा है 7,000। ठीक है, आपको n निकालना है, ये क्या होगा। अब आप इस सवाल में n निकाल लेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक ही तो फॉर्मूला है भाई। अगर वो भी अभी तक याद नहीं कर पाए हों तो फिर इससे ज़्यादा शर्म की बात मेरे ख्याल से होगी नहीं। वैसे तो हो गया होगा, क्योंकि कौन सा 19वां सवाल है। 19 सवाल ये कर चुके हैं और 5.1 में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल, तो कितनी बार तो ये फॉर्मूला यूज़ हो चुका है। सुन सुनकर फॉर्मूला आपके कान भी पक चुके होंगे। तो फॉर्मूला तो अब आपके माइंड में फीड हो चुका है। ये फॉर्मूला अप्लाई करें और n की वैल्यू, जो कि मैं आपको कई बार सॉल्व करके दिखा चुका हूँ कि n की वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो ये सवाल आपके लिए हाजिर है, आइए और इसे सॉल्व कीजिए और हमको बताइए। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। ठीक है, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न ये क्या कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ठीक है, प्रथम सप्ताह में कितने रुपए की, 50 रुपए की बचत की, और अपने साप्ताहिक बचत, है ना, साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई, है ना। तो ये भी पिछले सवाल की ही तरह बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है कि हल लिखेंगे। क्या करेंगे, शुरुआत कहाँ से हो रही है, 50 रुपए से हो रही है, तो प्रथम पद जो होगा वो 50 होगा, और हर सप्ताह उसकी जो बचत है इतनी रुपए बढ़ती जाती है। तो अगले सप्ताह में कितना हो जाएगा उसका, 67 रुपए 50 पैसे। ठीक है, मतलब हर सप्ताह आप कितने बढ़ाते जाएं, 17 रुपए 50 पैसे बढ़ाते जाएं। अब 17 रुपए 50 पैसे फिर से बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 84-85 रुपए। ठीक है, 50 में हमने 17.5 जोड़ दिए, 67.5, 67.5 में फिर 17.5 जोड़ दें,
तो 5 5 10, 7 और 7 14 और 1 15 और 15 की 5 हासिल 1 तो 85, है ना। तो इस तरह से उनकी बचत कितनी हो गई, साप्ताहिक बचत कितनी हो गई 207.50, ठीक है 207.50, ठीक है। यदि एनवे साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। तो एन ज्ञात करना अभी ये जो 19 में था और उसके पहले कई सवालों में भी हमने हल कर लिया है। तो अब आप ये सवाल भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एन फाइंड करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर वैल्यूज बता देता हूँ कि ए क्या हो गया, यहाँ पर 50 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, तो कितने हर सप्ताह कितने 17.50 पैसे की बचत हो रही है। ए एन अंतिम पद जो बोला गया है 207.50 हो गया है। तो यहाँ पर आपको एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये एन की कहानी फिर से आ गई है। तो आई होप आप ये सवाल भी कर ही लेंगे। तो इस एन की रामायण आप खुद रचें और इस सवाल को आप स्वयं हल करें। तो 19 और 20 क्वेश्चन हमने आपके भरोसे छोड़ दिए हैं और हमारा भरोसा आप बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, ये हमें आप पर भरोसा है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।